हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र की शुरुआत व्यष्टि अर्थशास्त्र से आज हम कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की बार बार आप लोगों की डिमांड थी कि कब शुरू होगी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र। और आज इसका एक पहला टॉपिक हम देखेंगे, परिचय। अर्थशास्त्र क्या है और इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करें कि अर्थशास्त्र क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पा सकते हैं। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों की पढ़ाई यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसी खास जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये खास टॉपिक और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो पहला चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसकी बात हम कर लेते हैं, फिर थोड़ा अर्थशास्त्र पर बात कर लेंगे। देखिए, पहला तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थ एवं परिभाषा और साथ साथ अर्थशास्त्र। बेसिकली हम यहां पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है। अर्थव्यवस्था तो इसके साथ चलेगा, यानी इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्या मतलब है, कैसे अर्थशास्त्र एक विषय या डिसिप्लिन कहा जा सकता है और इसका क्या अर्थ होता है। फिर हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं अंतर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि पूरी इकोनॉमिक्स को, पूरी जो अर्थशास्त्र है उसको 2 बेसिकली खंड में बांट दिया गया है। जो आपका पूरा अर्थशास्त्र है ये मुख्यतः 2 खंड में बटा है। एक तो बटा है व्यष्टि, जिसका अर्थ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक बटा है समष्टि, जिसका अर्थ होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली यहां पर इंडिविजुअल या सूक्ष्म अध्ययन इसकी बात आती है, और यहां पर सामूहिक या समग्र अध्ययन की बात आती है। क्या अर्थ है, कैसे करते हैं इसको समझेंगे, जिसमें वर्ड यूज होता है एग्रीगेट। तो अर्थशास्त्र में ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे इकोनॉमिक्स को और आसान बनाती है, इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो सबसे पहले दिया था फिशर ने, रेगनर फिशर, इसकी भी बात करेंगे। फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसका मतलब यह होता है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थशास्त्र में 2 सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है क्या है, मतलब फैक्ट, जैसे देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, या देश में बहुत अच्छा आर्थिक वृद्धि है, या देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश का कृषि और उद्योग दोनों आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार की प्राप्ति हो रही है। जो सिचुएशन होगी वो जहां बताया जाता है उसको कहते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बस अच्छा बताया जाएगा, जो भी स्थिति रहेगी वो बता दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है नॉर्मेटिव, जो नॉर्म्स या आदर्शों पर बना है कि भाई अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें हमें क्या कदम उठाना चाहिए, या जो पॉलिसी या कदम या तरीके हम उठा रहे हैं क्या वो सही है। तो ये अपने आप में एक ऐसा खंड है जो ये बताता है कि सिचुएशन क्या है, और एक खंड सिचुएशन को संभालने के तरीके बताता है। तो यहां पर हम सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प और इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर हम यहां पर बात करेंगे अर्थव्यवस्था के डिटेल में। अर्थव्यवस्था, अर्थ एवं प्रकार। तो अर्थव्यवस्था क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं 2 चीजों पे। एक इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमी, और एक इकोनॉमिक। ये 3 शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी
इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। चर्चा करेंगे, सबसे शुरुआत यहीं से आज के सेशन में बात करेंगे इस पर, ठीक। उसके बाद इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिए, एक शास्त्र है, एक पूरा व्यवस्था है, सिस्टम है, ठीक है, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, ठीक है। तो जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक समाधान है, ये सब इस अर्थव्यवस्था में देखा जाएगा। कुल मिलाकर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं जो हैं, जो पैसे रुपए संबंधित क्रियाएं हैं, वो आर्थिक क्रिया अपने आप। जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हैं, मैं मान लीजिए कि पढ़ा रहा हूं, तो ये सामाजिक क्रिया हो सकती है। अगर पैसे के लिए पढ़ाऊंगा, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसान हल चला रहा है, वो अपने लिवलीहुड के लिए कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया है। तो जो क्रिया आर्थिक होती है, उसी क्रियाओं को मिलाकर अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, ठीक है। और जो इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करे, जो शास्त्र इसका अध्ययन करे, इनकी समस्याओं को समझाने का प्रयास करे, इसमें जो साधनों की कमी से समस्याएं उत्पन्न होती हैं चयन वाली, उनको सॉल्व करे, वो शास्त्र कहलाता है अर्थशास्त्र। अगली बात समझ में। अब आप कहेंगे सर ये अर्थशास्त्र कला है कि विज्ञान है कि सामाजिक विज्ञान है, क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, इसकी जरूर बात करेंगे। जब इकोनॉमी आप अर्थव्यवस्था समझ जाएंगे, तो इस इकोनॉमी के दो और इंपॉर्टेंट बिंदु समझने होते हैं। एक, इसके क्षेत्र की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्टर, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। और एक इसकी बात करेंगे प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप। यानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी होंगे, प्रकार भी होंगे। क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था बेसिकली अगर मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, लेट सपोज आप इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। अब इस घर में मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। एक व्यक्ति कर रहा है कृषि, एक व्यक्ति कर रहा है मान लीजिए उद्योग चला रहा है, और एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, सेवा क्षेत्र में है। अब क्या हुआ, अब इन तीनों की ये तीनों जो काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये तीनों के काम क्या है, आर्थिक क्रिया है। चाहे वो कहीं कृषि का काम करे, चाहे वो उद्योग का काम करे, चाहे वो सेवा का काम करे, वो कर रहा है आर्थिक क्रिया। सबके आर्थिक क्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाती है अर्थव्यवस्था। और ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हो गए अर्थव्यवस्था के। दोबारा, जो काम भी वो लोग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। सबके आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दिया तो बन गई अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हो गए। कृषि वाले को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान समझिएगा, आगे डिटेल में बात करेंगे। उद्योग वाले को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण वाला, यानी इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और सेवा वाले को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, ठीक। ये 3 तरह के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, और तीनों को मिला के अर्थव्यवस्था बनती है। और तीनों में कोई ना कोई आर्थिक क्रिया होती है, ठीक बात। और इन सब चीजों का अध्ययन करना, समाधान करना, वो अर्थशास्त्र का काम है। तो आर्थिक क्रिया, सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ के अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र, और इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। फिर अर्थव्यवस्था के, दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था होगी उसके तीनों क्षेत्र होंगे, लेकिन प्रकार अलग अलग होंगे। हो सकता है इस घर में सबको अपने फायदे से काम करने की स्वतंत्रता हो सकता है इस घर में एक मुखिया हो, वो डिसाइड करे कि नहीं किसको कैसे काम करना है। हो सकता है कि कुछ स्वतंत्रता दे, कुछ मुखिया करे, तीनों काम कर सकता है। तो इस आधार पर 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। क्या है, अगले सेशंस में, आगे के सेशंस में डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा, एक एक चीज ऐसे उतरवा दूंगा कि कहीं से किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी बता रहा हूं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। तो इस चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, उसका अर्थ और प्रकार, ये सब समझेंगे, उनके क्षेत्रों की भी बात करेंगे। फिर हम आएंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो अब इसलिए आपको जानना जरूरी है कि भाई आर्थिक समस्या होता क्या है। जैसे यहां आर्थिक वर्ड है ना, तो ये आर्थिक क्रिया भी होती है, ठीक है, आर्थिक समस्या भी होती है। तो आखिर ये क्रिया या समस्या का मतलब क्या है? तो देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र में एक मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, पूरा अर्थशास्त्र उसी पर आधारित है। वो लाइन क्या है समझ लीजिए, वो लाइन है लिमिटेड रिसोर्सेज
एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। सर इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं। पूरा अर्थशास्त्र इसी पर है, क्या? सीमित साधन प्लस असीमित आवश्यकताएं। आ गई बात समझ में? असीमित आवश्यकताएं, पूरा अर्थशास्त्र इसी पर है। आपके पास जो साधन है, मतलब जमीन हो गई, पैसा रुपया हो गया, जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, आपके जेब में 1000 पड़े हैं, पैसा तो आपके पास लिमिटेड है, खरीदने आपको 10,000 की चीजें हैं, जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो साधन हमेशा सीमित है और आवश्यकताएं आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हैं चॉइस। और इसी चॉइस को बोलते हैं, जब ये चयन की समस्या आती है उसी को कहा जाता है आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या। अब ये आर्थिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख समस्याएं हमने ढूंढी हैं अर्थशास्त्र में। सैमुअल्सन ने बेसिकली बताई, सैमुअल्सन ने, उसी को हम केंद्रीय समस्या बोलते हैं। देखिए, आर्थिक समस्या मतलब जहां चयन करना पड़े। अब इसमें से 3 हमने प्रमुख चुन ली, और वो 3 कौन सी चुन ली? मेरे साथ बोलिए, क्या, कैसे, कितना, है ना? यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसमें हाउ मच भी होगा, कितना, क्या और कितना। ठीक, तो पहली समस्या क्या और कितना, दूसरा कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली तकनीक की बात की जाएगी। टेक्निक यानी हम ज्यादा श्रम लगाएं कि ज्यादा पूंजी लगाएं। ठीक, ये 2 चीजों की बात। और क्या में हम उत्पादक वस्तु बनाएं जिससे और दूसरे इंडस्ट्री चले, या उपभोक्ता को जो डायरेक्ट चाहिए वो वाली वस्तु बनाएं। क्या करना पड़ रहा है? चयन करना पड़ रहा है ना, साधन सीमित है। कितना से मतलब, अच्छा कितना नहीं, किसके लिए, सॉरी, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, पूरा चैप्टर ओवरव्यू बता रहा हूं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए? यहां मामला होता है वितरण से संबंधित, आय और साधनों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जिसको हर अर्थव्यवस्था को ढूंढना पड़ा, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मिश्रितवादी हो। अब इसका क्या, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या विशेषता होती है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में चैप्टर के अगले पार्ट्स में। लेकिन ये तीनों अपने अपने तरीकों से फिर क्या करती हैं, उसका समाधान में निकालती हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं और उनका हल वो कैसे निकालती हैं। ठीक बात। और फिर हम आएंगे उत्पादन संभावना वक्र, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी आपके पास साधन सीमित हैं, उन्हीं सीमित साधनों में आप 2 कौन से विकल्प तलाशें, या 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को बनाएं कि उत्पादन साधनों का पूरा इस्तेमाल करके होता रहे। उन संयोगों को हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब जो उत्पादन के वो अलग अलग संभावनाएं आएंगी, उसको एक ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जिसका आकार कुछ यूं होता है। ठीक है, ये पीपीसी कर्व कहलाता है। तो इसकी चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में फिर बात करेंगे अवसर लागत, जिसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब, इसका मतलब सीधे सीधे होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, है ना। यानी जब आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो साधन तो सीमित है, तो आपको एक कोई वस्तु छोड़नी पड़ेगी। वो जो वस्तु छोड़नी पड़ेगी उसकी जो लागत होगी वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहलाती है, और उसी को हम अवसर लागत कहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर और कुछ चीजें हैं जो चैप्टर के बीच में आएंगी। ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपको इस चैप्टर में देखते हुए चलना है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इसमें पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है अर्थशास्त्र। इसका क्या अर्थ है और क्या प्रकृति है, यानी अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, और ये प्रकृति कैसे मानी, इसकी प्रकृतियां क्या है। अब देखिए, अर्थशास्त्र एक विकासशील सामाजिक शास्त्र है, यानी इसको एक सोशल साइंस माना जाता है। ठीक है, विकासशील सामाजिक विज्ञान यानी जो प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ाने का की जो व्याख्या करे, समाज शास्त्र के रूप में काम आए।
अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एडम स्मिथ ने, जिनको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। नोट कर लीजिए, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। उनकी किताब आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। ध्यान रखिए, एक तरफ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक शास्त्र यानी इसको कला से जोड़ा जा रहा है, एक तरफ विज्ञान से जोड़ा जा रहा है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि ये विज्ञान भी है और कला भी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। व्यवसाय संबंधी क्रिया मतलब आर्थिक क्रिया। तो मानव जीवन की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? जो कार्य भी व्यक्ति अपने जीविका को चलाने के लिए करता है वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में करे कृषि वाले, चाहे द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण वाले, चाहे तृतीय क्षेत्र सेवा वाले, इन किसी भी क्षेत्र में जब व्यक्ति आर्थिक क्रिया करता है, कोई काम करता है जीविका कमाने के लिए, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसी का जो अध्ययन होता है, उसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। यह विवेचन करता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपभोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? कैसे इनकम आ रही है, कैसे उपभोग हो रहा है, ये सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में करता है, ऐसा मार्शल ने कहा। एक और यह धन का अध्ययन है, दूसरी ओर मनुष्य के अध्ययन का एक भाग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ वो धन का तो अध्ययन करता है, मनुष्य के अध्ययन का भी एक पार्ट है। आपने सुना होगा कि अर्थशास्त्र में एक टॉपिक आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार, तो ये क्या है? मनुष्य का अध्ययन है ना, और ये उसके आर्थिक क्रिया और उसके उपभोग और उत्पादन और सभी चीजों पर ये एक तरह से निर्भर होता है। उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों यानी जो हम पाना चाहते हैं तथा उसके सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मैंने शुरू में बताया कि हम हमारे लक्ष्य यानी जो चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है, एक तो वो कम है और उन साधनों के बहुत सारे उपयोग भी हैं। तो इसलिए उन साधनों का और उन लक्ष्यों का जो आपस में संबंध है, उसको उसमें मानव कैसा व्यवहार करता है, उसको कैसे डील करता है, ये सभी चीजों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहां से बात ये भी आती है कि भाई आर्थिक क्रिया भी समझ लें कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो जीविका कमाने के लिए किए गए कार्य को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है। जाहिर सी बात है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब ये आर्थिक क्रियाएं कई क्षेत्र में हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक तो ये सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ के अर्थव्यवस्था बनती है। तो जो अर्थव्यवस्था होगी, उस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होंगे, मैंने आपको बताया था। एक होगा प्राथमिक। अब इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? जो कृषि है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन यानी फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज। दूसरा होगा क्या? द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर, यानी इसमें क्या होता है? विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल को पक्के माल में तैयार करना। तो जो भी इंडस्ट्रीज में आप काम देख रहे हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र हैं, उसमें कोई आर्थिक क्रिया करेगा। और तीसरा क्षेत्र होता है तृतीयक, या जिसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कोई सैलरी पे नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, टूरिज्म कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसका पार्ट बनती हैं। तो आर्थिक क्रिया जो है, अपनी जीविका कमाने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं उसे हम आर्थिक क्रिया का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो एक तो इसमें होता है उपभोग, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन। अच्छा, उपभोग का मतलब क्या है? किसी वस्तु की उपयोगिता को खत्म कर देना। जैसे इस पेन की उपयोगिता है कि इसको इससे लिखा जाए, अब मैं लिख लिख के इसकी रिफिल खत्म कर दूं, तो ये उपभोग हो गया। यह आर्थिक क्रिया होता है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कच्चे माल को क्या करना? कच्चे माल से अंतिम वस्तु या फिनिश्ड गुड्स जिसको बोलते हैं, अंतिम वस्तु बनाना। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया उत्पादन। ठीक है, कच्चे माल से अंतिम वस्तु बनाना। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज, एक के बदले कुछ दूसरा। ठीक। वितरण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे रिसोर्सेस का वितरण हो रहा है पूरे देश में।
और राजस्व क्या होता है? रेवेन्यू, लाभ, इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के भाग में देखी जाती हैं और ये उन्हीं तीनों क्षेत्रों में होंगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और जब आप सबको जोड़ देंगे तो आप एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां नोट कर लीजिए कि आर्थिक क्रियाओं के योग को, आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड, इस बात को हमेशा गार्ड मान लीजिएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस टॉपिक में समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक अलग अलग सेशंस में समझेंगे। वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर। भाई आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये एक विज्ञान है, यानी क्या ये साइंस है, ठीक है, या क्या ये एक आर्ट है? दो सवाल आपके सामने उठते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो दोनों है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, एक कला भी है। क्योंकि विज्ञान के रूप में आप देखें तो कार्य कारण सिद्धांत या कारण प्रभाव सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट, कारण प्रभाव सिद्धांत मुख्य रूप से आप ध्यान रखिए। देखिए जो विज्ञान होता है ना वो एक चीज पे काम करता है, उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, जो चीज कॉज एंड इफेक्ट पे काम करे, कारण प्रभाव पे काम करे, वो विज्ञान कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज कि कोई टच मी नॉट, छू मी का पौधा है, मैंने उसको छू दिया, ये कारण है, प्रभाव क्या, वो मुरझा गई। आगे बात समझ में। इसी तरह से लेट सपोज मान लीजिए कोई जहरीली दवाई है, तो मैंने उसको खाया, कारण है, नतीजा क्या हुआ, डेथ हो गई। तो कारण प्रभाव पर पूरा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कारण है, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, प्रभाव है। कारण प्रभाव पे सारे सिद्धांत होते हैं, वो विज्ञान कहलाते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी कारण प्रभाव का सिद्धांत है। जैसे चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, कारण है, प्रभाव क्या हुआ, मांग घट जाएगी, ठीक है। चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, नतीजा क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। ये सब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एक वस्तु की अगर उत्पादन करना है, कारण है, तो प्रभाव क्या होगा, दूसरे वक्त उत्पादन घट जाएगा, ये प्रभाव है, ये अवसर लागत कहलाता है, समझेंगे इसको। तो क्योंकि अर्थशास्त्र भी कारण प्रभाव सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। कोई डाउट? अच्छा, अब आते हैं कला के रूप में। कला क्या सिखाती है हमें? स्किल, ठीक। किसी भी कार्य को ठीक से करने की हमें क्या देती है? एक कौशल देती है, जिसको कहते हैं कौशल। कार्य को उत्तम तरीके से करने की रीति या व्यवहारिक ज्ञान देती है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस लाइन पर अर्थशास्त्र टिका हुआ है वो लाइन कौन सी है? सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं। तो अर्थशास्त्र हमें यह बताती है, ये कौशल देती है कि कैसे आप सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करें। कुशलतम प्रयोग यानी लिमिटेड रिसोर्सेस का आप क्या करें, कुशलतम प्रयोग किस प्रकार करें कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। और ये जो व्यवहारिक ज्ञान या ये जो कौशल है, ये कौशल आपको क्या दिखाता है? ये कौशल बताता है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। तो अर्थशास्त्र कारण और प्रभाव सिद्धांत पर भी काम कर रही है। अर्थशास्त्र आपको व्यवहारिक ज्ञान देकर एक कौशल भी सिखा रही है, जिससे आप संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि उसका कुशलतम प्रयोग हो। इसलिए हम अर्थशास्त्र को विज्ञान भी कहते हैं, इसलिए हम अर्थशास्त्र को कला भी कहते हैं। ठीक, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, कोई इसमें समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको? आ गई बात समझ में? तो ये अर्थशास्त्र की प्रकृति है कि वो विज्ञान भी है और वो कला भी है। तो अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है, ये अर्थशास्त्र है। और उसकी प्रकृति यह है कि वो विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है, कला के रूप में भी देखा जाता है। एक और पॉइंट समझा हमने, आर्थिक क्रिया की जीविका कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमने देख लिया। तो अब क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई डाउट या परेशानी इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में है, इस शुरुआती पार्ट में है तो अभी बता दीजिए। इस पूरी जर्नी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की शुरू कर रहे हैं, एक एक करके सारी वीडियोस आते जाएंगी, आप देखते जाइए लाइन से, और कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप उसके वेबसाइट पे आए, उसके एप्लीकेशन पे आए, या आप उसके यूट्यूब मंच पर आए, आपको यहाँ सारी की सारी शिक्षा हिंदी मीडियम में बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। और न सिर्फ हिंदी मीडियम,
इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, बैंकिंग, ये सारी की सारी शिक्षा यहाँ पर निःशुल्क है। बुक्स और ई बुक्स के लिंक भी अवेलेबल हैं। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे के सारे आपको बिल्कुल अपडेटेड रहने के लिए फॉलो करने जरूरी हैं। आप इनको जरूर फॉलो करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ठीक से। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।